चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार की। राष्ट्र, नेशन। आज हम सब किसी न किसी देश के नागरिक हैं। भारतीय, अमेरिकी, फ्रेंच। ये पहचान हमें बहुत स्वाभाविक लगती है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब आपकी पहचान आपका राजा होता था, आपका देश नहीं। तो ये हम एक देश हैं वाला विचार, ये आया कहाँ से? आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, 19वीं सदी के यूरोप में ले जाएंगे। और इस सफर की शुरुआत करने के लिए मेरे जहन में एक तस्वीर घूम रही है। 1848 में फ्रेडरिक सौरियू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई थी, एक सपनों की दुनिया। सारे देश, सारे लोग, स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी एक प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, आज़ादी की तरफ। ये उस दौर का एक सपना था। तो चलिए इस सपने से शुरू करके देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ना तो कोई झंडे थे, न राष्ट्रगान और न ही देशों की वो सीमाएं जिन्हें आज हम जानते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम उसी एक विचार की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने यूरोप का नक्शा और वहां के लोगों की सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो विचार था राष्ट्र। ये सोचना भी आज कितना मुश्किल लगता है, सही कहा ना? एक दुनिया जहां देश ही नहीं थे, पर यही सच्चाई थी। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आज से महज कुछ 100 साल पहले का यूरोप असल में दिखता कैसा था। एक ऐसा यूरोप जहां किसी की पहचान इस बात से नहीं थी कि वो किस देश से है, बल्कि इस बात से थी कि उसका राजा कौन है। जी हाँ, उस जमाने में लोग किसी देश के नागरिक नहीं हुआ करते थे। वो तो बस विशाल साम्राज्यों की प्रजा थे। ये ऐसे साम्राज्य थे जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक साथ रहते थे। इस कहानी को अगर सही में समझना है तो हमें सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था की जड़ तक जाना होगा। वो सिस्टम जिसके खिलाफ ये पूरी क्रांति खड़ी हुई थी, निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिस्टम था जहां राजा ही कानून था। जो उसने कह दिया वही पत्थर की लकीर। उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और राष्ट्रवाद का विचार, वो इसी सोच पर एक सीधा हमला था। ये एक ऐसा विचार था जो कह रहा था कि असली ताकत राजा के ताज में नहीं, बल्कि आम लोगों में है। और फिर साल आया 1789, एक ऐसा साल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो सिर्फ एक राजा के खिलाफ बगावत नहीं थी। नहीं, ये वो पल था, वो ऐतिहासिक लम्हा जब राष्ट्र का आइडिया पहली बार एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरा। देखिए, क्रांतिकारियों ने सिर्फ राजा को गद्दी से नहीं हटाया, उन्होंने बहुत सोच समझकर एक फ्रांसीसी पहचान बनाई। उन्होंने ऐलान किया कि अब सत्ता किसी एक राजा की जागीर नहीं, बल्कि फ्रांस के नागरिकों की है। और इसे हकीकत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नया तिरंगा झंडा बनाया, एक राष्ट्रगान तैयार किया। ये वो प्रतीक थे जिन्होंने पहली बार लोगों को ये एहसास दिलाया कि हाँ, हम सब एक हैं, हम एक राष्ट्र हैं। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट कमाल का आदमी था। एक तरफ तो उसने यूरोप में मॉडर्न सुधार किए और दूसरी तरफ उसी यूरोप पर जुल्म भी ढाए। और इसी चक्कर में उसने अनजाने में ही राष्ट्रवाद के इन नए विचारों को पूरे महाद्वीप में फैला दिया। नेपोलियन का असर दो तरफा था। एक तरफ लोगों ने उसके सुधारों का स्वागत किया, भाई उसने सामंतवाद खत्म किया, जन्म के आधार पर मिलने वाले खास अधिकार खत्म किए, ये सब बातें लोगों को पसंद आई। लेकिन दूसरी तरफ उसने टैक्स बढ़ा दिए, बोलने लिखने पर पाबंदियां लगा दी और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। नतीजा, जिन लोगों पर वो राज कर रहा था उन्हीं के दिलों में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की आग भड़क उठी। तो नेपोलियन के दौर का अंत हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद यूरोप में एक नए किस्म का संघर्ष शुरू हो गया। खैर, 1815 में नेपोलियन हार गया। इसके बाद यूरोप के पुराने राजा महाराजा वियना में इकट्ठा हुए ताकि सब कुछ पहले जैसा कर सकें। इनकी अगुवाई कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। वो फ्रांस के इन नए विचारों से इतना डरते थे कि उन्होंने एक मशहूर बात कही कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता। लेकिन एक बार जो विचार फैल जाए उसे रोकना नामुमकिन होता है। अब पूरे यूरोप में एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। एक तरफ थी पुरानी सोच और दूसरी तरफ थी बदलाव की नई ताकतें। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की थी। एक तरफ थे रूढ़िवादी जो राजशाही और चर्च जैसी पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहते थे,
और दूसरी तरफ थे उदार राष्ट्रवादी, जो चाहते थे कि सरकार जनता की मर्जी से बने, संविधान हो और सबको बराबरी के अधिकार मिले। और हाँ, राष्ट्रवाद सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। कलाकारों और कवियों का मानना था कि किसी देश की असली आत्मा तो उसके लोकगीतों और कहानियों में बसती है। इसी सोच ने यूनान की आज़ादी की लड़ाई में जान फूंक दी और आखिरकार 1832 में यूनान एक आज़ाद देश बन गया। ये सारा गुस्सा और बदलाव की चाहत 1848 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। पूरे यूरोप में, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, आम लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुराने राजतंत्र की चूल्हे हिलाकर रख दी। ये साल क्रांतियों का साल कहलाया। वैसे तो 1848 की ज्यादातर क्रांतियां सफल नहीं हो पाईं, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर की। उन्होंने हमारी कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स के लिए जमीन तैयार कर दी, और वो क्लाइमैक्स था इटली और जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में जन्म। इटली के एक होने की कहानी 3 हीरो के बिना अधूरी है। पहले मैत्सिनी, जो इस सपने की आत्मा थे, दूसरे कावूर, जो इस मिशन के दिमाग थे, और तीसरे गैरिबाल्डी, जो इस जंग की तलवार थे। इन तीनों ने मिलकर बिखरे हुए इटली को एक कर दिया। अब बात जर्मनी की। जर्मनी को तलवार से जोड़ने से पहले उसे व्यापार से जोड़ा गया। 1834 में ज़ॉल्वेराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। इसने अलग अलग जर्मन राज्यों के बीच टैक्स खत्म कर दिए। 30 से ज्यादा करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। रेलवे लाइनों ने सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब लड़ाई से पहले ही आर्थिक एकता आ चुकी थी। लेकिन जर्मनी को राजनीतिक रूप से एक करने के लिए एक अलग ही सोच वाला इंसान चाहिए था। उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, और उसका मानना था कि आज के बड़े बड़े मसले बातों से या वोटिंग से हल नहीं होंगे, वो हल होंगे लोहे और खून से। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने सिर्फ 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें लड़ी और जीतीं, और इन जीतों के साथ ही जर्मनी एक हो गया। आखिरकार जनवरी 1871 में वर्साय के शानदार शीश महल में एक नए जर्मन साम्राज्य का ऐलान हुआ। आखिरकार 1871 में फ्रांस के वर्साय महल के शानदार शीश महल में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये एकीकरण लोकतंत्र की जीत नहीं थी, बल्कि प्रशा की सैन्य ताकत की जीत थी। और इटली की कहानी तो और भी ज्यादा फिल्मी लगती है। वो तो 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। हाँ, और वहां एकीकरण की कहानी में कई हीरो हैं। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। जर्मनी का एकीकरण एक बड़ी ताकत प्रशा ने किया, लेकिन इटली में तो मैत्सिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, इतने सारे अलग अलग किरदार हैं। क्या ये सब एक ही टीम में थे, या इनके अपने अपने एजेंडा थे? ऐसा तो नहीं कि देश बनाने की चाह में इन सब ने बस मौके पर हाथ मिला लिया? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये सब एक टीम में बिल्कुल नहीं थे। इनके रास्ते और मंजिलें भी अलग अलग थीं। सबसे पहले थे जूसेपे मैत्सिनी। वो एक क्रांतिकारी थे जो राजतंत्रों को उखाड़ फेंक कर एक लोकतांत्रिक इटली बनाना चाहते थे। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए ताकि युवाओं में क्रांति की आग जला सकें, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। फिर मैदान में कौन आया? फिर आए कावूर। वो सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के मंत्री प्रमुख थे। वो न तो क्रांतिकारी थे और न ही लोकतंत्र में यकीन रखते थे। वो तो बस अपने राजा के लिए बाकी इटली को जीतना चाहते थे। वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने फ्रांस से हाथ मिलाया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और गैरिबाल्डी, उनका क्या रोल था? गैरिबाल्डी इस कहानी के सबसे बड़े हीरो हैं। वो मैत्सिनी के समर्थक थे, लेकिन बाद में कावूर के साथ आ गए। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था, और दक्षिण इटली को जीत लिया। वो चाहते तो वहां खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जीता हुआ इलाका सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया, और इस तरह 1861 में इटली एक देश बना। तो देखा आपने, एक लोकतांत्रिक सपना, एक राजा का लालच और एक सेनापति की देशभक्ति, इन तीनों ने मिलकर इटली को बनाया। ये सब तो लड़ाई और राजनीति की बातें हुई, लेकिन क्या सिर्फ तलवार और कूटनीति से देश बनते हैं? आपके स्रोतों में रोमानीवाद का जिक्र है, और मुझे लगता है कि असली कहानी तो यहाँ छुपी है। दिलों को जीते बिना आप लोगों को कैसे एक कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म
वो आंदोलन था जिसने कहा कि राष्ट्र दिमाग से नहीं, दिल से बनता है। ये तर्क और विज्ञान के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। कलाकारों और कवियों ने कहा कि किसी देश की सच्ची आत्मा उसके लोकगीतों, उसकी कहानियों और उसके लोक नृत्यों में बसती है, न कि राजा के फरमानों या संसदों में। मतलब जंग के मैदानों के साथ साथ दिलों में भी एक लड़ाई चल रही थी। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है पोलैंड का। पोलैंड उस समय दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकतों ने उसे आपस में बांट लिया था, लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपने देश को अपने संगीत और अपनी भाषा में जिंदा रखा। जब रूसी कब्जे वाले इलाके में स्कूलों से पॉलिश भाषा हटाकर रूसी थोप दी गई, तो लोगों ने अपनी भाषा को ही प्रतिरोध का हथियार बना लिया। वो कैसे? चर्च के समारोहों और धार्मिक शिक्षा में जानबूझकर पॉलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। कई पादरियों को तो इसके लिए जेल में डाल दिया गया या साइबेरिया भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। उनके लिए पॉलिश बोलना सिर्फ बातचीत करना नहीं था, ये रूसी शासन के खिलाफ एक जंग थी। यही राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक ताकत थी। और इन अदृश्य विचारों को एक चेहरा देने के लिए, एक पहचान देने के लिए भी तो कुछ किया गया होगा, जैसे हम भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, यही काम यूरोप में भी हुआ। राष्ट्र एक अमूर्त विचार है, उसे एक चेहरा देना जरूरी था ताकि आम लोग उससे जुड़ सकें। इसीलिए कलाकारों ने राष्ट्र को नारी के रूप में दिखाना शुरू किया। फ्रांस में यह रूप मारियान कहलाईं, जो आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक थीं। उनकी तस्वीरें सिक्कों और डाक टिकटों पर छापी गईं ताकि वो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। और जर्मनी में जर्मेनिया, मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, वो बलूत मतलब ओक के पत्तों का मुकुट पहनती हैं। इसका क्या मतलब है? जर्मन संस्कृति में बलूत का पेड़ वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो जर्मेनिया का वो मुकुट जर्मन राष्ट्र की बहादुरी को दिखाता था। इन प्रतीकों ने एक मुश्किल विचार को एक आसान और ठोस रूप दे दिया, जिससे हर कोई खुद को जोड़ सकता था। तो हम फ्रेडरिक सोरियो की एक सपनों वाली तस्वीर से चले थे और असलियत के खून और लोहे से गुजरते हुए दिलों में जलती संस्कृति की आग तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति में जन्मा एक विचार, जिसे नेपोलियन की सेनाओं ने फैलाया और जिसे कला और संस्कृति ने सींचा, उसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और उनकी जगह राष्ट्र राज्यों ने ले ली। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। ये लड़ाइयों, क्रांतियों और एक साझा पहचान को बनाने के लगातार कोशिशों का नतीजा थी। ये विचार कि एक जैसी भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोगों का अपना एक आज़ाद देश होना चाहिए, ये एक इतनी ताकतवर शक्ति बन गए जिसने आज की दुनिया को आकार दिया है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोतों से एक बात साफ होती है कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक जोड़ने वाली ताकत थी। उसने बिखरे हुए लोगों को एक करके नए देश बनाए। लेकिन 20वीं सदी आते आते यही राष्ट्रवाद एक आक्रामक और तोड़ने वाली ताकत में बदलने लगा। मेरा देश सबसे महान का विचार सिर्फ मेरा देश ही महान में बदल गया। बड़े यूरोपीय देश साम्राज्यवाद की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसका सबसे विस्फोटक नतीजा में बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। बिल्कुल, बाल्कन क्षेत्र के संघर्षों में जब बड़ी शक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए दखल देना शुरू किया, तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसी ने पहले विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो देश प्रेम को एक ऐसे आक्रामक राष्ट्रवाद में बदल देती है जो दूसरों को दुश्मन समझने लगता है? और आज की दुनिया में वो लकीर कितनी धुंधली हो गई।